आदर्श शिक्षण समिति की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे कक्षा षष्ठी का अध्याय 10 गति एवं दूरियों का मापन, भाग 1। यातायात की कहानी। कि प्राचीन काल में लोग यातायात के कोई साधन उनके पास उपलब्ध नहीं थे। कि जो प्राचीन काल के जो लोग थे वो यात्राएं करते थे, तो उनके पास कोई भी किसी भी प्रकार का साधन जैसे कि कार, बस, साइकिल कुछ भी नहीं होते थे। तो वो यात्राएं पैदल चलकर करते थे तथा अपना सामान अपनी पीठ पे लाद कर, कि अपना सामान वो किसी थैले में या फिर किसी कपड़े की गठरी में बांध लेते थे और अपने पीठ पे लाद करके चलते थे। बाद में मानव ने यातायात के लिए पशुओं का उपयोग किया था। हम जानते हैं कि जो पशु है वो यातायात के साधनों के रूप में काम में आते थे। जैसे घोड़े का उपयोग करके घोड़ा गाड़ी बनाई गई थी, बैल का उपयोग करके बैलगाड़ी बनाई गई थी। ऐसे ही कई सारे पशुओं के सहायता से वाहन बनाए गए थे और इन वाहनों का उपयोग यातायात के साधनों के रूप में किया जाता था। प्राचीन काल में जल मार्ग में आने जाने के लिए नाव का उपयोग होता था। अब हम देखते हैं कि बहुत अच्छी जहाज बनाई जाती हैं, बड़ी बड़ी जहाज़ें, जिस पर बड़े बड़े होटल और रूम भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन पहले छोटी सी नाव का उपयोग किया जाता था जिसमें सामान्यतः कुछ व्यक्ति ही बैठ पाते थे। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों में, जिनकी खोखली गुफाएं, हम देखते हैं कि कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो खोखले होते हैं, तो उनको काट करके उन्हीं का नाव के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया। हम देखते हैं कि हमारे घरों में जो दरवाजे और खिड़की होती है, उनकी जो दरवाजे और खिड़की की जो बनावट है, अलग अलग लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ करके तैयार किया जाता है। तो बाद में ऐसे नाव तैयार की जाती थी। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृति के समान होती थी। हम देखते हैं कि जो मछलियों का जो शरीर है वो धारा रेखी होता है। मछली आगे से तीखी, पीछे से भी तीखी और बीच में से मोटी होती है। तो इसी आकृति की, मछली की आकृति की ही नाव बनाई जाती है। पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पिछले 1000 वर्षों में पहिए के डिज़ाइन में सुधार किए गए हैं। हम देखते हैं कि जो गाड़ियों के पहिए होते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है और बस है, इन सभी के जो टायर हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं। जैसे कि जो बस का जो टायर है वह अधिक चौड़ा होता है बाइक की टायर की अपेक्षा, क्योंकि जो बस का वज़न है वो भी ज़्यादा होता है और उसमें सवारियों की संख्या भी ज़्यादा होती है। इसी कारण उसके टायर ज़्यादा चौड़े बनाए जाते हैं ताकि क्षेत्रफल बढ़ने से दाब घट जाए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, परिवहन के लिए पशुओं, नावों और जहाज़ों पर निर्भर थे। कि कोई अगर यात्रा करना चाहता है तो या तो बैलगाड़ी में जाएगा, अगर दूरी ज़्यादा है तो, या फिर वो जहाज़ का प्रयोग करेगा। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के नए साधनों का विकास हुआ। वाष्प इंजन से चलित सवारी गाड़ियाँ तथा मालगाड़ियों के डिब्बे के लिए रेल की पटरियाँ बनाई गई, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। पुराने साधनों के तौर पर बैलगाड़ी है, उसके बाद में
ट्रेन आदि का आविष्कार हुआ, धीरे धीरे बस, हवाई जहाज, बड़ी जहाज आदि का निर्माण हुआ। ये सभी यातायात के साधन हैं। इसके पश्चात मोटर, कार, ट्रक तथा बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल के परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव। हम देखते हैं कि जो पहले के टाइम में नाव चप्पू से चलाई जाती थी। एक खुरपी जैसी जो संरचना होती है उसे चप्पू बोलते हैं। पानी को धकेलने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, लेकिन बाद में जो नाव बनी उसको चलाने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वर्षा में वायुयान का विकास हुआ, जिसके बाद में सुधार किए गए और इन्हीं यात्री तथा सामान ले जाने योग्य बनाया गया। हम देखते हैं कि जो बड़ी बड़ी नावें होती है, उन नावों में बहुत सारा माल विदेशों से आयात और निर्यात किया जाता है। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेल, पराध्वनिक वायुयान, अंतरिक्षयान, ये सब 20वीं शताब्दी के योगदान हैं। अब हम देखते हैं कि जो विद्युत से चलने वाली ट्रेन भी प्रारंभ हो चुकी है। ये तो हुई यातायात के साधनों की बात। अब हम बात करेंगे कि दूरी का मापन कैसे किया जाता था और अब कैसे किया जाता है। हमारी कक्ष में जो डेस्क होती है, जो बेंच होती है, वह कितनी चौड़ी होती है, यह हम कैसे पता कर सकते हैं। तो देखिए कि आप अपने स्कूल तक की दूरी पैदल चलकर तय करते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए बस अथवा रिक्शे का प्रयोग भी करते हैं। जब आप कुछ खरीदना चाहते हैं या खरीदने के लिए जाते हैं, तब क्या आपके लिए बाज़ार तक पैदल जाना संभव होता है? अगर हमारा बाज़ार पास में है तो हम पैदल चले जाते हैं, और अगर बाज़ार दूर है तो हम किसी यातायात के साधन की सहायता से, जैसे स्कूटर है, बस है, उसकी सहायता से हम जाते हैं। कई कई जगह पे हम देखते हैं बड़ी बड़ी सिटियों में कि बाज़ार दूर होता है तो उसके लिए सिटी बस का भी प्रयोग किया जाता है। कोई स्थान कितना दूर है यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे जाएंगे। पैदल चलकर, बस से, रेलगाड़ी से या पानी की जहाज़ से। सामान्यतः हम छोटे यातायात के साधनों जैसे कि साइकिल या फिर मोटरसाइकिल का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। कभी कभी ऐसी वस्तुएं भी होती है जिनकी लंबाई या चौड़ाई जानने के लिए हमें दूरी को ज़्यादा मापना पड़ता है, या किसी न किसी चीज़ के बीच की दूरी ज़्यादा होती है। पहेली तथा बूझों की कक्षा के कमरे के बड़े बड़े डेस्क हैं, जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठे हैं। पहेली तथा बूझो एक डेस्क पर साथ साथ बैठते हैं। हम देखते हैं कि एक बेंच पर कम से कम 3 या फिर 2 विद्यार्थी तो बैठते ही हैं, परंतु बहुधा उनमें इस बात को लेकर झगड़ा होता है कि उसका दूसरा साथी डेस्क के अधिक भाग का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ये आपके बैठने की जो है डेस्क होती है। तो जब वो दोनों भाई बहन आपस में झगड़ा कर रहे थे, तो अध्यापक ने उन्हें सुझाव दिया कि अपनी डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया जाए, ताकि उसकी लंबाई मापकर उसकी लंबाई को आधा कर दिया जाए। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया गया तथा डेस्क को 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक रेखा खींची गई, जैसे कि चित्र में दिखाई गई है। यह दोनों ही अपने मित्रों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन हैं, और बूझो तो सदैव अपने पास एक गिल्ली और एक डंडा रखता है। तो उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने के लिए यहाँ पे गिल्ली और डंडे का प्रयोग किया। जैसे कि चित्र में दिख रहा है कि जो डेस्क की जो लंबाई है वह 2 डंडों और 2 गिल्लियों के बराबर आई है, और उनके बीच में एक सरल रेखा खींच के इसको विभाजित किया है। ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई तथा 2 गिल्लियों की लंबाई के बराबर है। डेस्क के मध्य रेखा खींचने पर दोनों प्रसन्न दिखाई देते हैं, क्योंकि उनकी बेंच को अब आधा आधा बांट दिया था, जिससे डेस्क का भाग आधा हो गया। लंबाई में एक डंडे और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। जो डेस्क का जो भाग है आधा, वो इस लंबाई के बराबर होगा। कुछ दिनों के बाद खींची गई रेखा मिट जाती है। बूझों का पुराना गिल्ली डंडा खो गया।
अब उसके पास गिल्ली डंडे का नया सेट है। वह गिल्ली डंडे के नए सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार माप सकते हैं कि जो पिछले चित्र में जो गिल्ली और जो डंडा था उसमें डेस्क की लंबाई 2 डंडों और 2 गिल्लियों के बराबर थी, लेकिन आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जो इसमें जो डेस्क की लंबाई है वह 2 डंडों और 1 गिल्ली के बराबर है। तो वह इस डेस्क को कैसे बांटेंगे बराबर 2 भागों में? आप पहेली और बुझो को क्या सुझाव देंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि वह इसकी लंबाई उस समय में स्केल, फीते या फिर इंच टेप प्रचलित नहीं थे, तब लंबाई को ऐसे ही मापा जाता था, जैसे कि किसी वस्तु की सहायता से, जैसे कि हाथों की सहायता से, पाँवों की सहायता से। पुराने समय में लंबाई ऐसे मापी जाती थी। कुछ लोग जैसे कि किसी किताब की अगर लंबाई मापनी है तो अपने हाथों को और अपनी अंगुलियों को प्रयोग में लाते थे, जैसे कि ये किताब की लंबाई दो हाथ या फिर 1 हाथ या 5 अंगुलियों के बराबर है। जैसे कि आपके लिखने का जो रजिस्टर होता है उसकी लंबाई 1 हाथ और 12 अंगुलियों के बराबर है। आप पहेली और बुझो को ये सुझाव दे सकते हैं कि वह अपने बेंच की लंबाई या चौड़ाई अंगुलियों और हाथ में माप सकते हैं। क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट तथा गिल्लियों का उपयोग कर सकते हैं? आप यह सोचते हैं कि ऐसा करना वैसे ही समस्या उत्पन्न कर सकता है। वह एक कार्य तो कर सकते हैं कि एक छोटी डोरी ले और इन पर 2 चिन्ह लगाएं। यह डोरी एक लंबाई की होगी। वे डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग करके डोरी की लंबाई से कम दूरियों को मापने के लिए किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे कि हम देख सकते हैं कि डोरी की सहायता से हम छोटी दूरियों का मापन कर सकते हैं, जैसे कि कमरे की लंबाई का, कमरे की चौड़ाई का, विद्यालय की लंबाई का। लेकिन ज़्यादा लंबाई का प्रयोग हम धागे की सहायता से नहीं माप सकते। वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा भाग करके उसको डेस्क को आधा कर सकते हैं। अब पहेली तथा बुझो ने डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से मापी, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। पहेली और बुझो ने पहले एक धागा लिया और उस धागे को बराबर जितनी डेस्क लंबी है उतना काट लिया और बीच में से फिर उसको आधा किया, तो बेंच की लंबाई आधी हो गई। पहेली तथा बुझो ने अपनी इस समस्या का हल तो कर लिया, लेकिन यही समस्या अगर हमारे पास हो कि हमें बेंच को आधा करना हो तो हम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं? तो हम हमारी ज्यामिति बॉक्स के पैमाने का प्रयोग कर सकते हैं कि जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होती है उसका प्रयोग हम कर सकते हैं बेंच को आधा करने में। हाँ, वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बुझो ने यह पढ़ा है कि जब ऐसे मानक पैमाने नहीं थे, कि पहले के समय में जब ऐसे मानक पैमाने जब होते नहीं थे तो दूरियों को मापने के लिए लोग किसका प्रयोग करते थे? वह स्वयं भी भिन्न भिन्न ढंगों से दूरियों का मापन का प्रयास कर चुका है। ऐसे अनेक अवसर आते हैं जब हमें लंबाई अथवा दूरियों को मापने की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लो हमें किसी घर में पर्दे के कपड़ा कटिंग करना होता है तो हमें उसको मापना होता है। किसी शर्ट के अगर बटन लगाने होते हैं तो सही दूरियों के मापन के लिए हमें सही चिन्ह लगाने होते हैं बटन को लगाने के लिए। दर्जी कपड़े की लंबाई जानने के लिए मापता है, वह कपड़ा कुर्ता सीने के लिए पर्याप्त है अथवा नहीं। जैसे ही हम किसी टेलर के पास में जाते हैं तो वह उसकी लंबाई को मापता है, तब मापने की ज़रूरत पड़ती है। अलमारी की लंबाई अथवा चौड़ाई मापते हैं ताकि वह यह जान सके कि अलमारी के दरवाजे को बनाने के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता होती है। किसी किसान को खेत की लंबाई अथवा चौड़ाई तथा उसका क्षेत्रफल जानने के लिए लंबाई अथवा चौड़ाई की आवश्यकता होती है ताकि वह यह जान जाए कि वह अपने खेत में कितने बीज बो सकता है। तो हमें लंबाई अथवा चौड़ाई मापने के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर आवश्यकता पड़ती है। यदि आपसे पूछा जाए कि आपकी लंबाई कितनी है, तब आप एक ऐसी सरल रेखा की लंबाई बताएंगे जो आपके सिर से आपके पैर की एड़ी तक की रेखीय लंबाई के बराबर है। फिर अगर आपको पूछा जाए कि ये कमरा कितना लंबा है या ये डेस्क कितना चौड़ा है या दिल्ली लखनऊ से कितनी दूर है, तो हम ऐसी लंबाइयों को हाथों की सहायता से
नहीं माप पाएंगे, या फिर पृथ्वी से चंद्रमा कितना दूर है। तो ऐसी लंबाई को मापने के लिए किसी न किसी पैमाने का या फिर किसी न किसी दूरी मापने के यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी प्रश्नों में एक बात समान है कि ये सभी दो स्थानों के बीच की दूरी से संबंधित है। दो स्थान मेज के दो किनारों की तरह पास पास हो सकते हैं, इसके विपरीत दो स्थान जम्मू या कन्याकुमारी की तरह एक दूसरे से बहुत दूर हो सकते हैं। तो दूरियों के मापन के लिए अलग अलग प्रकार के चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अभी हमने पढ़ा, उसके आधार पर यहाँ कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, वो आपको करने हैं। यातायात के किन्हीं 5 साधनों के नाम लिखने हैं वर्तमान में। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में यात्रा करने के लिए किन साधनों का उपयोग किया जाता था, उनके नाम लिखने हैं।